वन नेशन वन इलेक्शन की पार्लियामेंट्री जर्नी लोकसभा से शुरू हुई। ऑपोजिशन ने कई मुद्दे उठाए, सरकार ने अपनी बात रखी, एमपीज ने वोट किया, बिल जेपीसी के पास गया। पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में 5 जरूरी बातें जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अब वही हमेशा वाले लोग आकर कहेंगे, देखिए भाजपा ने फिर से जेपीसी के पास बिल भेज दिया, भाजपा का तो ये डिलेइंग टैक्टिक है, भाजपा तो यू टर्न ले रही है, देखिए 240 की सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही। अब आप खुद सोचिए, अगले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 साल का समय है। अगर सरकार के पास समय है तो क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन पे और चर्चा की जाए। अगर जेपीसी के पास भेजकर बिल पर और बातचीत हो सकती है तो ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि सरकार के पास समय है और उस समय का सही उपयोग कैसे करना है ये हमारी सरकार सही जानती है। दूसरी चीज, टेन्योर के बारे में कई ऑपोजिशन एमपीज बोले, अरे आप स्टेट असेंबली का टेन्योर 5 साल से कैसे कम कर सकते हैं, ये तो फेडरलिज्म के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, आप तो तानाशाही कर रहे हैं। एक बात पर गौर करना होगा, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 के जो ड्राफ्ट्स हैं, जो फाइन प्रिंट है, वो ये कहते हैं कि विधानसभा का टेन्योर 5 साल का होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा का टेन्योर 5 साल से कम नहीं हो सकता। इस बात पर गौर करना जरूरी है क्योंकि ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठा रहा था। तीसरी बात आ जाती है खर्चे की, कि अरे आप कुछ पैसे बचाने के लिए फेडरलिज्म पर हमला कर रहे हैं। ये बात बार बार उठी कि फेडरलिज्म पर हमला, चाहे कोई ऑपोजिशन एमपी बता नहीं पाया कि फेडरलिज्म पे हमला है कैसे। पर एक जरूरी बात, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। क्या ये जरूरी है कि हम एक परपेचुअल इलेक्शन मोड में रहें? अगर वन नेशन वन इलेक्शन से पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नेंस, स्टेट मशीनरी, इन सब पे एक प्रोग्रेसिव, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, इस बिल पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इसे खुरेदा पूछा रहा है। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। चौथी बात, वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई थी जिसे रामनाथ कोविंद कमेटी ने फॉर्म किया था, उसमें सिंगल इलेक्टोरल रोल की बात की गई थी। अब आपने कई इलेक्शन में देखा है, ये बात बार बार सामने आती है कि रिडंडेंट वोटिंग होती है, कई लोगों के 5 या 7 वोटर आईडी कार्ड बने हैं, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। सरकार का ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने से इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, इन्हें साथ काम करने दिया जा सकता है और इससे एक सिंगल इलेक्टोरल रोल डिवाइस किया जा सकता है। ये रिडंडेंसी हटाएगा, वोटर वेरिफिकेशन को इनेबल करेगा। उन्होंने इसे कहा है एपिक, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC। इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। और आखिरी बात, हम बात करें फेडरलिज्म की, अरे फेडरलिज्म ये, फेडरलिज्म वो। अब आप एक बात बताइए, क्या आंध्र प्रदेश में फेडरलिज्म नहीं है? क्या उड़ीसा में, जिसने बीजेडी सरकार इलेक्ट करी 2019 तक, वहां फेडरलिज्म नहीं है? सिक्किम और अरुणाचल में फेडरलिज्म नहीं है? अगर इन 4 राज्यों में जहां स्टेट असेंबली इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के साथ हुए वहां फेडरलिज्म था, तो आज आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन से फेडरलिज्म को कैसा खतरा? नेहरू जी के समय में भी तो साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन साथ हुआ करते थे। तो अगर नेहरू जी फेडरलिज्म का बचाव कर रहे थे तो आज वन नेशन वन इलेक्शन फेडरलिज्म के खिलाफ कैसे है? चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। बिल की कॉपीज जल्दी ही पब्लिक में आने वाली है, उस पर बहुत चर्चा रहेगी। पर जरूरी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को ऑपोजिशन एमपीज के आर्ग्यूमेंट्स तहत नहीं स्टडी करना चाहिए। इस पे एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर जानकारी लोगों को खुद हासिल करनी चाहिए।